कहते हैं ना, कहीं पे निगाहें कहीं पर निशाना। और संघ परिवार करनी और कथनी में बहुत अंतर। ये पूरा जो करता है वो कहता नहीं है, जो कहता है वो करता नहीं है। अभी 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव, इसी बीच 3 दिन का विशेष सत्र, संविधान का 131वां संशोधक विधेयक सामने रखा गया, महिला रिजर्वेशन बिल, वो जो कि ऑलरेडी 2023 में पास किया जा चुका है। और इसके पीछे था एजेंडा परिसीमन बिल को पास करना। संसद में जोरदार हंगामा और 12 साल में पहली बार बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार को तगड़ा झटका लगा है। पक्ष में 298 वोट और विपक्ष में 230 वोट। संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत का प्रावधान संविधान में है। बीजेपी हार गई, बुरी तरह से ये विधेयक ध्वस्त हो गया। आखिर एजेंडा क्या था? पिछले कुछ दिनों में महिलाएं एक वोट बैंक की तरह उभरी हैं। क्या उस वोट बैंक पर नजर थी और इसके थ्रू एक पॉलिटिकल एजेंडा सेट करना था? महिला बिल पास हो चुका है, परिसीमन के साथ इसको जोड़ने का क्या मकसद था? जाति जनगणना की भी बात जोर शोर से उठ रही है और महिला रिजर्वेशन में एससी एसटी ओबीसी की भी भागीदारी हो, इसकी भी बात उठ रही है। बहरहाल मुझे 1970 याद है, जब प्रिवी पर्स का जो बिल इंदिरा गांधी संसद में लाई थी, 1 वोट से हार गई थी। उसके बाद संसद भंग हुआ, 71 में चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमत से जीत कर आई और प्रिवी पर्स को खत्म किया। क्या यह हार के बाद मोदी सरकार को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्या फ्रेश मैंडेट नहीं लेना चाहिए? कई तरह के सवाल हैं। इस बिल पे जो ड्राफ्ट है 1 दिन पहले दिया गया, कोई बहस नहीं हुई, किसी सेलेक्ट कमिटी के पास नहीं भेजा गया और आनन-फानन में चुनाव पॉलिटिकल फायदा उठाने के मद्देनजर शायद ये बिल लाया गया। क्या इससे भारत के संघीय ढांचे पर भी प्रभाव पड़ेगा? तमाम सवाल हैं। बहुत दिनों बाद हम लोग हाजिर हैं अम्बेडकरनामा पर। जेपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वकील भी हैं, लॉयर भी हैं, संपादक भी हैं। चलते हैं सीधे, जेपी सिंह साहब पूरा नजर बनाए हुए 3 दिन से, जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये संघ परिवार, में बीजेपी नहीं कहता हूँ, संघ परिवार का एजेंडा क्या था? क्या परमानेंट सत्ता में बने रहना चाहती है? आज तक बीजेपी की एक भी महिला अध्यक्ष नहीं हुई। अगर रिजर्वेशन ही देना था तो अभी चुनाव हो रहे थे, उसमें 33% अपना रिजर्वेशन देते पार्टी ने, लेकिन बंगाल में सिर्फ 11% महिलाओं को टिकट मिला है। बहरहाल सीधे चलते हैं जेपी सिंह साहब के पास। स्वागत है सर। जी सर। देखिए सर, केरल, असम, जी नहीं असम में शायद अभी वोटिंग नहीं हुई ना। केरल नहीं नहीं, हो गई, पांडुचेरी में अब वोटिंग हो हो गई। गई है और बंगाल में होने वाली है। फिर तमिलनाडु। असम में भी वोटिंग हो गई है। बंगाल और तमिलनाडु बाकी है। जी ये जो भी राज्य हैं वहाँ बीजेपी का स्टेक बहुत कम है। ले लेके असम में चूंकि सरकार थी इसलिए वहाँ ज्यादा स्टेक है और बंगाल में इनको अपने आने का ज्यादा बने उम्मीद है। लेकिन बाकी उधर के जो स्टेट हैं दक्षिण वाले वहाँ तो मामला सब गड़बड़ ही है। और जो सर्वे आवाज आ अभियान रही है है सर। उसमें भी जो सर्वे अभियान है उसमें भी इनका मामला जो है क्या कहते हैं मतलब ठीक नहीं आ रहा। बाकी तो चुनाव आयोग है, ईवीएम है, वगैरह वगैरह है। हम लोग बात चाहे जो करें निकलेगा तो उसी में से वोट। जी मुझे जो प्रथम दृष्टया लगता है कि प्रधानमंत्री जी केरल भी गए थे, तमिलनाडु भी गए, असम तो गए ही थे, बंगाल भी गए और पांडिचेरी भी तमिलनाडु के बगल में है। हो सकता है एक आध मीटिंग वहां भी उन्होंने किया हो। एग्जैक्ट हमको इसमें स्मरण में नहीं है कि वहां उन्होंने मीटिंग किया कि नहीं। और जो सधे हुए राजनेता हैं वो मीटिंग में आने वाली स्वतः स्फूर्त भीड़ या भीड़ लाई जाने वाली भीड़, लाद करके पैसा दे के लाई जाने वाली भीड़ का अंतर जी समझते हैं। उनको समझ में आ जाता है कि हमारी पार्टी का कैंडिडेट यहाँ जीतेगा कि नहीं जीतेगा। जी मैंने तो स्वयं विद्यार्थी जीवन में जॉर्ज फर्नांडिस के मुंह से सुना था कि कैंडिडेट के लिए कि जाओ तुम्हारा इलेक्शन यहाँ से निकल गया। क्योंकि जो भीड़ है वो पागल है, वो जो है मतलब क्या कहते हैं तुम अब इलेक्शन जीत जाती हो। और वो इलेक्शन जीत भी जाते थे।
इस बार जो इलेक्शन हो रहा है वो SIR के साए में हो रहा है। तमाम जगह वोटर लिस्ट से नाम कटे हैं और बहुत जगह ये भी मामला आया है कि केवल विपक्ष के नहीं, बीजेपी वालों के भी वोट कट गए। फिर जो पहला जो दौर चला उसमें जो है 75% से 85% तक वोट पड़े हैं, तो अब उसमें कितनी हेरा फेरी होगी, कितना वोट बढ़ेगा। कि तो शाम को जो है जब वोट बंद हुआ तब आ गया कि यहाँ 82% पड़ा तो यहाँ 75% पड़ा। ऐसी परिस्थिति में बंगाल और तमिलनाडु है, जहां तमिलनाडु में भी है कि तमिलनाडु में जो है आपका क्या कहते हैं, स्टालिन की पार्टी इस बार रिपीट कर सकती है फिर से उसका गठबंधन। यो खुलल बा। स्टालिन की पार्टी रिपीट कर सकती है। अब बचा बंगाल, तो बंगाल में बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट है, लेकिन दीदी के तेवर देख कर और लगातार कोर्ट कचहरी में जो मुकदमा, वहां के टिप्पणियां, वो सब देख करके भी जो है सत्ता पक्ष की हवा खसकी हुई है कि ज्ञानेश कुमार क्या कर पाएंगे। जो वोट कम कर दिया वो अलग बात है, लेकिन जो वोट की हेरा फेरी है, जो वोट डलने के बाद जो है जो रात भर वोट पड़ता था, वो मामला जरा सा गड़बड़ाया हुआ दिखाई देता है। ऐसी परिस्थिति में जितने भी चुनाव अब तक मोदी जी के आने के बाद हुए हैं, कोई बालाकोट पे हुआ है, तो कोई पहलगाम पे हुआ है, तो कोई पुलवामा पे हुआ है, अब की बार किस मुद्दे पर चुनाव हो रहा है? तो ये पुलवामा, बालाकोट, पहलगाम, इनका सब्स्टिट्यूट है ये महिला आरक्षण बिल। ये शुरू से इनकी नियति नहीं थी महिला आरक्षण बिल को जो है पारित कराने की, और इसीलिए इन्होंने इसको बीच में रखा। ये जानते हैं कि जब इनके पास 2/3 बहुमत था इसके पहले, 2024 के पहले, तब तो इन्होंने नहीं इसको पारित किया। तो इस बार अचानक आनंद फानंद में क्यों आ गया? क्योंकि इनके पास कोई नैरेटिव नहीं है गढ़ने का। तो ये नैरेटिव गढ़ के महिलाओं को अपनी ओर आकृष्ट करना चाहते हैं कि देखिए हम तो महिलाओं के लिए कितना बड़ा काम करने वाले थे। फिर कहीं ना कहीं एपेस्टीन का भूत इनके ऊपर सवार है, जो कि जो है कम उम्र की जो है आपके नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण का जो अंतर्राष्ट्रीय मामला चल रहा है, उसमें जो है साहब का नाम और साहब के मुसाहिदों का नाम जो है आया हुआ है। तो महिला के प्रति प्रेम जो है बहुत जागृत अवस्था में। ऐसा प्रतीत होता है कि ये पुलवामा का सब्स्टिट्यूट कितना सफल हो पाएगा ये कह नहीं सकते, क्योंकि विपक्ष समझ गया। दूसरी बात, अभी तक जो इनके संविधान संशोधन बिल या और जो इस तरह जो राज्यसभा यहाँ वहां सब पास हो जाता था, उसमें बीजू जनता दल, ममता बनर्जी की पार्टी जो है वो वॉकआउट कर जाती थी, तो कभी बीजू जनता दल का नहीं वोट देते थे तो वॉकआउट कर जाते थे। नतीजा होता था कि इनका जो है उपस्थित और बहुमत में बहुमत आ जाते थे। अब की बार ये मामला नहीं था, पूरा विपक्ष एकजुट था, और जो है बीजू पटनायक तक का जो है वो आपका क्या कहते हैं, नवीन पटनायक तक का स्टेटमेंट आ गया कि जो है इससे तो जो है उड़ीसा वगैरह का जो है कोई सही नहीं रह जाएगी, पार्लियामेंट में इतने कम संख्या में हो जाएंगे। और फिर दक्षिण में पहले से स्टालिन ने मोर्चा संभाल रखा था। दक्षिण में CPM, UDF, स्टालिन की पार्टी, वहां ADMK थी जो इनके साथ हो सकती थी, आज हुई। और सबसे बड़ा जो राहुल गांधी ने 16 का नंबर किया, तो जो आम लोग ये मान के चल रहे हैं कि वो 16 नंबर जो है उनका इशारा TDP की तरफ था, जिसके 16 सांसद। और अभी तक ये कुल खुल के नहीं आया कि किसने इनके पक्ष में वोट दिया, किसने उनके पक्ष में वोट दिया। तो ये माना जा रहा है कि वो 16 सांसदों ने जो है क्या कहते हैं सरकार के पक्ष में वोट नहीं दिया। और ये भी कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षेत्रों में ये आशंका जताई जा रही कि वो देर सवेर समर्थन वापस भी ले सकते हैं। और बाकी नीतीश कुमार को आप देख ही रहे कि उन्होंने कितनी कीमत वसूल की। इनके आदमी को नहीं चीफ मिनिस्टर बनने दिया, अपने नॉमिनी को चीफ मिनिस्टर बनवा दिया, खूंटा गाड़ के बैठ गए। न प्रधानमंत्री गए, न गृह मंत्री गए शपथ ग्रहण में, और अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं हुआ। तो नीतीश कुमार ने इधर अलग खूंटा गाड़ दिया है। तो कुल मिला के जो लोकप्रियता में गिरावट है उसको थामने की कोशिश। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि 7:30 बजे वोटिंग का रिजल्ट आया और 8 बजे से इनके महिला मोर्चे का प्रदर्शन जो है पूरा देशव्यापी दिल्ली से लेके चारों ओर चला गया। प्ले कार्ड वगैरह भी जो लिए थे तो छपा हुआ लिए थे, तो कब छप गया भैया? क्या पहले से तैयारी थी या पहले से मालूम था? और जरूर पहले से मालूम होगा, तभी एक रात पहले इन्होंने जो है जो पुराना वाला महिला आरक्षण था उसको लागू कर दी, की अधिसूचना जारी करा दी। पास तो 23 में हुआ था, लेकिन अधिसूचना जो है वो क्या कहते हैं परसों रात में जारी हुई।
तो ऐसे ही अचानक क्या आ पड़ी। और प्रदर्शन हो गया, सर कहीं क्या आप पांचों बच्चों महिलाएं को बैठ के सर फेसबुक पर जो है वो हाय हाय कर रही हैं जी। ए चुप रहो ना, मना कर रहे, मान नहीं रही हो। जाओ ऊपर, ऊपर भेज दो लोग के। ऊपर जाओ, रिकॉर्डिंग हो रही ना, क्या क्या कर रही हो। नहीं, एकदम साफ शांति से रहो, नहीं ऊपर जा खेलो। इनका धरना प्रदर्शन शुरू हो गया और इन्होंने घोषणा भी कर दी कि आज जो है प्रदर्शन होगा, और जो है सब लोग महिलाएं, कहीं जो है वो आपका कांग्रेस का झंडा जलाया जा रहा है, कहीं सपा का झंडा जलाया जा रहा है, और मतलब जगह जगह रुदालियां जो है मैदान में उतार दी गई है रोने के लिए कि अरे महिला हमको हमारा सब छीन लिया। और तमाम सो काल विपक्ष की भी कुछ महिलाएं हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी जो है क्या कहते हैं अंतःपुर में जाके जो है वो मासूम के रूप में ही रहे हैं कि एमपी एमपी बनने का चांस था, गड़बड़ा गया। संख्या बढ़ जाती तो क्या पता एमपी बन जाती, तो मामला गड़बड़ा गया। तो बहरहाल अब आरक्षण विरोधी, महिला आरक्षण विरोधी बता करके जो बीजेपी मंशा थी वो उन्होंने कल रात में 8 बजे से ही शुरू। लेकिन इस बार विपक्ष विशेषकर कांग्रेस पूरी तरह से इनको काउंटर करने के लिए तैयार है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, प्रियंका गांधी ने भी डिटेल में सब बताया, राहुल गांधी लगातार सक्रिय हैं और लोग भी सक्रिय हैं, और इवन शशि थरूर का भी काफी हृदय परिवर्तन हुआ है, वो भी सीधे सीधे हमलावर हैं। शशि थरूर भी जो है वो मोर्चा संभाले हुए हैं, बल्कि इस बार शशि थरूर का ही मोर्चा संभालना राजनीतिक हलकों में बड़े आश्चर्य से देखा जाता है, क्योंकि वो बीच बीच में सरकार के रुख का समर्थन करने लगते हैं। उन्होंने तक जो है इसकी धज्जियां उड़ा दी है कि ये जो है देर सवेर पिछले दरवाजे से सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश। अब सवाल इस तक का था कि आप महिला वाला जो देर में है उसकी जगह नया शुरू करना चाहते हैं, और जो पिछला परिसीमन है उसको हटाना चाहते हैं। तो इस परिसीमन वाले मामले पर आपको विपक्ष से पहले आपस में डिस्कस करके विश्वास में लेना चाहिए था ना। सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए थी, कई राउंड की बैठक होनी चाहिए थी, आपको सबको विश्वास में लेना चाहिए था। आपने तो शुरू से अविश्वास का वातावरण बना दिया। तमाम राजनीतिक प्रेक्षक जो है बड़े हतप्रभ हैं, और हतप्रभ इस बात को लेकर के हैं कि मतलब आखिर इसका जो है मतलब वास्तव में उद्देश्य क्या था इसको लाने का इस तरह का चक्र। क्योंकि जो महिला संशोधन, आरक्षण संशोधन विधेयक गिरा, उसके बाद बाकी जो परसीमन वो वाला उसको तो सरकार ने विड्रा कर दिया। उन दो विधेयकों पर तो न चर्चा हुई और न जो है क्या कहते हैं मतलब उसके ऊपर वोटिंग हुई, जी उसको कल ही उन्होंने विड्रा कर दिया। तो सवाल इस बात का है कि पर्यवेक्षक भी जो है वो क्या कहते हैं वो हैं। और दूसरी बात ये, पिछले 10-12 साल में मोदी सरकार की बहुत बड़ी एक प्रकार से हार भी हुई है। मोदी जी पहली बार, आपको याद होगा कि जब आरक्षण के मामले में अविश्वास प्रस्ताव आ गया था संसद में और बीपी सिंह की सरकार अल्पमत में चली गई थी, तो बीपी सिंह पार्लियामेंट छोड़ करके चले गए थे टीवी और रेडियो पर अनाउंस करने, मतलब अपने पक्ष में भावनात्मक समर्थन जुटाने। कुछ कुछ उसी तरह का भावनात्मक समर्थन जुटाने के लिए लगे विपक्ष से सबसे अपील करने, तो ये करने की वो करने की, सब लोग अंतरात्मा की आवाज को वोट दें। आपको जब बीबी गिरी का इलेक्शन था तो इंदिरा गांधी ने भी अंतरात्मा की आवाज का जो है जुमला उठाया था कि भाई लोग अंतरात्मा की आवाज, उस समय बदल विरोधी कानून नहीं था। नतीजा है कि बहुत अंतरात्मा की आवाज और वोट पड़ा, और नीलम संजीव रेड्डी हार गए, बीबी गिरी चुनाव राष्ट्रपति का जीत गए थे। तो ये सब जो तंत्रम मंत्रम पर ये आए, तो ये भी जो है मतलब क्या कहते हैं, तो कुल मिला के इतनी हाथ पांच पोजीशन है। लेकिन मेरे हिसाब से तो इनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था चुनाव में। अभी दो बड़े स्टेट का चुनाव होना है, ये बाकी सब राज्य हार जाए, लेकिन अगर बंगाल में ये जीत जाते हैं तो इसको ये अपनी बड़ी उपलब्धि मानेंगे, और मानना भी चाहिए। तो उसके लिए सारी कवायद है कि भाई बंगाल में जो है महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और ये हैं, तो इनको लगता है कि वो, उनको ये लगेगा कि जो है महिला आरक्षण में जो सब रोक लगी है, उस रोक लगने का जो है क्या कहते हैं मतलब नुकसान हम महिलाओं को जो है हो रहा है, और बाकी लोग महिला विरोधी। अब 131वां संशोधन विधेयक तो पारित नहीं हो सका, क्योंकि 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी। मतदान के दौरान बिल के पक्ष में 298 सांसदों ने वोट किया, जबकि 230 सांसदों ने इसके विरोध में मतदान किया, जिसके चलते यह विधेयक पास नहीं हो पाया। सरकार ने इस विधेयक के साथ प्रसीमन विधेयक 2026 और संघ राज्य विधि संशोधन विधेयक 2026 को भी सदन में
चर्चा और पारित कराने के लिए रखा था, लेकिन उन्हें भी आगे नहीं बढ़ाया जा सका, उनको वापस लेना पड़ा। तो अब ये सब इनकी सब जो है टोटल मतलब क्या कहते हैं पोजीशन है आप सब। अब 2023 का कानून लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिलाओं को आरक्षण देता है, लेकिन 2023 में कानून पास हुआ तब से लेके आज तक किसी भी पार्टी ने किसी भी राज्य, यूनियन टेरिटरी, संसद के चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में, विधान परिषद के चुनाव में 33% आरक्षण का अपने तय पालन नहीं किया। और अभी भी बंगाल में जितने कैंडिडेट हैं, ये आपके क्या कहते हैं जो महिला कैंडिडेट, चाहे वो टीएमसी ने खड़ा किया हो, चाहे लेफ्ट ने खड़ा किया हो, चाहे भाजपा ने खड़ा किया हो, चाहे कांग्रेस ने खड़ा किया हो, सारी पार्टियों ने जितने कैंडिडेट अपने खड़े किए हैं उसमें किसी का 11% है, किसी का 12% है, किसी का 13% है। इतनी ही महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन, इतनी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। इसके अलावा भाजपा के पास तो चुनाव लड़ने के कैंडिडेट तक नहीं है, मेल कैंडिडेट नहीं है, फीमेल कैंडिडेट की तो बात छोड़ दीजिए। कैसे नहीं है? आज भाजपा में आप अगर उठा के देखेंगे तो पता चलेगा कि खांटी भाजपाई कम, कांग्रेस और दूसरों दलों से आयातित भाजपाइयों की संख्या जो है मतलब क्या कहते हैं ज्यादा है। अब हेमंत विश्व ज्यादा। शर्मा ही है मान लीजिए, तो हेमंत विश्व शर्मा भी तो जो है कांग्रेस से ही वहां पर गए हुए हैं। तो हम्म। ये सारी स्थिति है। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से ही आए हैं बंगाल में। तो ये है कि इनके पास तो जब आप मेल कैंडिडेट नहीं तो फीमेल कैंडिडेट कहाँ से आएंगे? नतीजा है कि उसमें भी दूसरे दलों से तोड़ फोड़ होगी। बहरहाल फिलहाल तो इन सारी संभावनाओं को विराम लग गया। आज प्रधानमंत्री जी रात में 8 बजे देश के नाम संबोधन करेंगे, पता नहीं कौन सा रणनीति उधर। अब हम्म। ये संविधान का 131वां विधेयक 2026 2002 के बाद से संसद में खारिज होने वाला पहला विधेयक। इसके खारिज होने के बाद इस विधेयक को लाने का मकसद रहस्य सुलझा ही रह गया है। बिल पर बहस के दौरान अपने भाषण में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने याद दिलाया था कि बीजेपी बेवकूफ नहीं है। तो ऐसे में सवाल है कि आखिर बीजेपी का इरादा और मंशा क्या थी? हम्म। लोकसभा में 2 दिन जो बहस चली उसमें आपके क्या कहते हैं सरकारी पक्ष जो है कई अहम सवालों का जवाब देने में नाकाम रहा। यह बिल जिसे 2023 में सर्वसम्मत से पास होने के बाद दोबारा पेश किया गया था संशोधन के नाम पर, तो ये रिक्वायर्ड बहुमत 2/3 पाने में विफल रहा। कोई भी सांसद अनुपस्थित नहीं रहा और कुल 528 सांसदों ने मतदान में हिस्सा लिया। वहीं निर्वाचन क्षेत्रों और लोकसभा का आकार बढ़ाकर 850 करने से जुड़े 2 अन्य बिल जो संविधान संशोधन बिल से जुड़े हुए थे उन्हें वोटिंग के लिए पेश ही नहीं किया गया, सरकार ने वापस ले लिया। पिछले 12 सालों में यह पहला मौका था जब मोदी सरकार द्वारा पेश किया गया कोई संवैधानिक बिल पास नहीं हो पाया। उसके पीछे कारण क्या था कि बहुमत न होने के बावजूद जो हम्म। विपक्ष में रहने वाले दल इनके समर्थन में वोट नहीं देते थे, न विरोध करते थे, वो बहिर्गमन कर जाते थे। बहिर्गमन कर जाते थे तो उसमें आपके ममता की जो है टीएमसी भी शामिल थी, वो भी कई बार बहिर्गमन। इनका आपके क्या कहते हैं बीजू जनता दल था। इस तरह कई दल थे जो एन मौके पर जो है क्या कहते हैं वो नाम इधर देंगे न उधर देंगे के नाम पे चले जाते थे और प्रकारांतर से उसमें सरकार को फायदा। अब 17 अप्रैल को 7 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक संशोधन पेश करने और हर राज्य के लिए लोकसभा सांसदों की संख्या में 50% की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने स्पीकर से सदन को 1 घंटे स्थगित करने का अनुरोध किया और घोषणा किया कि मैं आधिकारिक संशोधन पेश करूंगा, हर सदस्य को उसकी प्रतियां दूंगा। गुरुवार को यह संकेत मिल गया था सरकार शुक्रवार को इस तरह के प्रस्ताव वाली एक पूरक सूची पेश कर सकती है। विपक्ष ने इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा कि समय बहुत कम है, बहुत देर से आया। इससे कई अहम सवाल अनुत्तरित ही रह गए। आखिरकार सरकार ने अपने साख दांव पर लगाकर ये गंभीर हार का जोखिम उठाया, जबकि उसे पता था कि उसके पास जरूरी संख्या बल नहीं है। इस बात का भी कोई सबूत नहीं कि सरकार ने विपक्षी दलों में से कुछ को अपने साथ लाने और उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश की हो।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री से बार बार की गई गुजारिशों और लिखे गए पत्रों के बावजूद कभी भी सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई। सरकार ने 14 अप्रैल की शाम तक तीनों विधेयकों को पूरी तरह से गुप्त रखा और लोकसभा में इन विधेयकों को पेश करने से मात्र 36 घंटे पहले ही सांसदों के लिए इनके मसौदे अपलोड किए गए। अब किस मुगालते में थे कि क्या विपक्ष में फूट पड़ जाएगी। दक्षिण के राज्य जो है क्या कहते हैं मतलब अपने हितों को दांव पर लगा के इनको जो है आजीवन सत्ता में बैठाए रखने के लिए विधेयक पारित करा देंगे। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रचार के बीच सरकार ने विशेष सत्र क्यों बुलाया था। उनको उम्मीद था कि बंगाल में 23 अप्रैल को मतदान का पहला चरण होना है, ठीक उसी दिन जब तमिलनाडु में भी चुनाव होंगे। ऐसे में इस सत्र का समय चुनना समझदारी भरा नहीं था, लेकिन उनको लगता था कि जो चुनाव में लोग बिजी रहेंगे तो हो सकता है कि जो है सत्र में भाग ही न लें, तो और उनको कमी में 2/3 बहुमत जुटाने की नौबत जरूरत पड़ जाएगी। अब बीजेपी महिलाओं के लिए आरक्षण को 2029 के आम चुनाव तक आगे बढ़ाने का श्रेय लेना चाहती हो, एक ऐसा काम जिसे उसने 2023 में रोक दिया था ताकि महिलाओं के लिए आरक्षण 2034 के आम चुनाव से पहले लागू न हो सके। लेकिन उसके पास इस बात का फायदा उठाने के लिए समय बहुत कम था। तो सवाल है कि ये स्थिति है, आपसे बता रहे हैं। अब महिला आरक्षण बिल जैसा कि आज है लागू होने से पहले 2027 की जनगणना, उसके बाद पर सीमा आयोग की सिफारिश का इंतजार करेगा। विपक्ष निसंदेह यह मांग करेगा कि इसे 2029 के आम चुनाव से ही लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों के दायरे में तत्काल लागू किया जाए। राहुल गांधी ने तो आज ओपनली कहा हम्म। कि जितने हमारे सीटें हैं उसमें आप लागू करने के लिए विशेष सत्र बुलाइए, और हम जो है वो क्या कहते हैं होल हार्टेडली इसका समर्थन करेंगे, क्योंकि हम महिला उसके समर्थन में नहीं। प्रियंका गांधी ने तो गिनवा दिया कि जवाहरलाल नेहरू के पिता पंडित मोतीलाल नेहरू ने कराची में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें उन्होंने एक नोट दिया था कि महिलाओं को किस तरह जो है आरक्षण को दे करके और उनको जो है राजनीति में आगे लाया जाना चाहिए। फिर उन्होंने इंदिरा गांधी का भी उदाहरण दिया, राजीव गांधी का भी उदाहरण दिया। तो सबके पास कहने के लिए कुछ न कुछ है। ये चाहते थे कि इसका सारा श्रेय हम लें और जब रिजेक्ट हो जाए तो हम रुदाली लगा के, रुदाली समझते हैं ना सर, हाँ राजस्थान में हाँ। रुदालियां हैं जो बड़े बड़े लोगों के यहाँ मरने पर रोने के लिए जाती हैं, क्योंकि बड़े घर की औरतें रोती नहीं, उनका मेकअप वगैरह शायद पूछ जाता है। तो वहाँ रुदालियां जो है जाकर के समरेश्वर में, जैसे हम लोगों के यहाँ बिहार में गाने वालियां हैं, गीत गाने वाली हैं। हम्म। पता चला जिस घर में शादी हो गई गीत गाने वालियों को दे दिया जाता, मतलब 5 या 10 की संख्या में आगे गाँव 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 पता नहीं कौन कौन गीत गा के चली जाती है। वो समझ हमको तो वही आता समझ में नहीं। लेकिन ये रहता है कि हाँ मंगल गीत हुआ। उसी तरह रुदालियां हैं जो मरने पर रोने के लिए आने, पूरी रुदालियों को इन्होंने मैदान में उतार दिया है। और वो रुदालियां ऐसे है कि उनको लगता है कि हो सकता है कि आरक्षण हो गया होता तो हम भी MP MLA बन गए होते। अब पंचायत चुनाव में जो आरक्षण है वो किसने लागू किया सर। हाँ नूट के भी कोई कहता है कि जो है राइट। ये सब राजीव गांधी के समय में कांग्रेस ने लागू किया। आज हम्म। पूरे देश भर में तो इस तरह का सभी महिलाओं को जितना भी मतलब है वो आप चले थे जो है वो क्या कहते हैं परसीमन को इधर उधर करके, क्योंकि आपकी तो नियत थी कि हम हिंदी बेल्ट में ऐसा कर दें कि केवल हिंदी बेल्ट का चुनाव हम्म। अगर हम रिग करते हैं तो हमारी बस यहीं सरकार से कभी नहीं सत्ता। जा सकती। पूरा देश एक तरफ, हिंदी बेल्ट एक तरफ, क्योंकि हिंदी बेल्ट में भाई राम जी की जो है महिमा बहुत अपरंपार है। तो बहरहाल बीजेपी ये लड़ाई हार चुकी है। पहला राउंड तो हारी गई है और वो जो है आपका क्या कहते हैं अभी वो बाकी है। दूसरा राउंड अभी जो है क्या कहते हैं बाकी है। आप अब आगे राउंड में क्या कुल मिला करेगी पता सर, नहीं। इंटरेस्टिंग जी फैक्ट ये है कि एनडीए जी। सरकार के 12 सांसद एब्सेंट रहे वोटिंग से। हाँ, अरे अब सवाल इस बात का है कि 12 सांसद जो अब्सेंट रहे, तो जो दक्षिण भारत के सांसद हैं उसमें ज्यादातर देखेंगे आप भी दक्षिण भारत के हैं। दक्षिण भारत के सांसद किस मुंह से अपने क्षेत्र में जाएंगे। अपने राज्य की कीमत पर वो मोदी जी को कितना ढूंढेंगे आपसे बताने, जब उनका ही कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो कभी कभी ऐसी परिस्थितियां हो जाती है। देखिए आगे ये क्या करते हैं, उनको हटाते हैं, उनको हटाने का प्रस्ताव लाते हैं, दल बदल के नियम लगाते हैं, क्या करते हैं। अगले इलेक्शन में उनको टिकट देते हैं, नहीं देते हैं। तो अब सवाल इस बात का है कि अब संसद के दोनों सदनों के सांसदों, लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 245 को मिला दिया जाए तो यह संख्या 788 तक पहुंचती है।
वहीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या 75 है और राज्यसभा में 42 है। मौजूदा आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो लोकसभा में भाजपा की महिला सांसदों का आंकड़ा 31 है, जो किसी भी पार्टी से अधिक है। अब यह बात प्रतिशत में की जाए तो लोकसभा में 14% और राज्यसभा में 17% के आसपास बैठता है। तो सवाल इस बात है, अब ये तो है 35% नहीं है अभी तक, जो ये बहुत बड़े चैंपियन बने हैं। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस का नंबर आता है। इस पार्टी की कुल 14 महिला सांसद हैं। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस तीसरे नंबर है। इस पार्टी की 11 महिला सांसद सदन में मौजूद हैं। इसके बाद समाजवादी पार्टी की हिस्सेदारी है, इसके कुल 5 महिला सांसद हैं। इसके बाद दक्षिण भारत राज्य तमिलनाडु की द्रमुक पार्टी की 3 महिला सांसद हैं। जदयू और लोजपा की 2-2 महिला सांसद सदन में मौजूद हैं। अन्य के हिस्से में 7 महिला सांसद आती हैं। इनमें झामुमो, शिरोमणि अकाली दल, टीडीपी, राजद, अपना दल, एनसीपी, शरद चंद्र, वाईसीआर की जो कांग्रेस पार्टी है वो शामिल है। देश के 18वीं लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में बीजेपी के कुल 194 महिला सांसद और विधायक हैं। इसके बाद कांग्रेस की 72 महिला सांसद और विधायक हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की 45 महिला सांसद और विधायक हैं। तेलुगु देशम की 21 महिला सांसद और विधायक हैं। समाजवादी पार्टी की 19 महिला सांसद और विधायक हैं। इसके बाद जनता दल यूनाइटेड की 12 महिला सांसद और विधायक हैं। गरज कि किसी की भी 2023 के बाद से, हम उसके पहले की नहीं कह रहे हैं, जी 33% को इन्होंने टिकट ही नहीं दिया। और जो जिनको दिया उसमें से भी जीत के आने वालों की संख्या एक 11 से 14% के जो मतलब बीच में है, समझिए इतना जो है ये जी लोग महिलाओं के प्रति संवेदनशील। दूसरी जी बात, जिस तरह इस बीच में एपस्टीन फाइल को लेकर, प्रधानमंत्री को लेकर मधु किश्वर का जो है आपका क्या कहते हैं, जो हाँ मामूली की संपादक रही हैं, अभी समय है कि नहीं मैं नहीं बता सकता, उनका जो विस्फोटक इंटरव्यू यूट्यूब पर घूम रहा है, जिसमें उन्होंने तमाम महिला सांसदों, महिला विधायकों, महिलाओं के राजनीति में आने को लेकर के जो इतनी तल्ख टिप्पणियां सेक्स ओरिएंटेशन को लेकर की है कि किस तरह उनको जो है कंप्रोमाइज करना पड़ता है, कि कंप्रोमाइज करने के बाद भी उनको टिकट नहीं मिलता, कि टिकट मिल गया तो जीत नहीं पाती। तो इस सब सारे परिदृश्य में बड़ा मतलब घास पांच वाली स्थिति पैदा हो गई है। और इतनी घास पांच की स्थिति मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं ये पहली बार पैदा। अब ये जी देखना है कि इन चुनाव में ये जो बालाकोट और जो पुलवामा का असर महिला आरक्षण डाल सकता है कि नहीं, तो ये भी अब 1 महीने से कम ही समय है, ये भी सबके सामने ही आने वाला। जी जी सर। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, ये स्पष्ट होना चाहिए, जो महिला आरक्षण बिल है 23 में पास हो चुका था। ये डिलिमिटेशन बिल के जरिए ये एक तरह से पूरा इलेक्ट्रोल जो है, इलेक्ट्रोल को बदलने की तैयारी थी। सीधा और सीधा पॉलिटिकल एजेंडा था कि इस तरह से मैपिंग करना है इलेक्ट्रोल का कि परमानेंट उत्तर भारत से ही लोग जीत के आए, पूरे देश में इनका शासन चलता रहे। जी सर। इसको आप एसआईआर और हम्म। एपेस्टीन, इन दोनों को मिला के इसके संदर्भ में जो लोग भी देखेंगे उनको सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। एसआईआर ठीक में सर। जिस तरह नाम कटे हैं, तो उस नाम कटे हम्म। में तो अंधजुआ ढंग से कटाना है भाई। मुसलमानों का नाम कटा है तो हिंदुओं का भी नाम कटा है, हिंदुओं का नाम कटा है तो कोई जरूरी नहीं कि वो जो है दूसरी पार्टी के समर्थक हो सकता है, बीजेपी के समर्थक हो, जैसा जगह जगह कहा जा रहा है। या उत्तर प्रदेश में ही हल्ला है कि जो है योगी के समर्थकों का नाम कट गया है। तो हम्म। इसको इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि ये जो ये बिल जो लाया गया था, इसको इस संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए कि एपस्टीन फाइल की छाया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ने का दंश और लोकप्रियता हम्म। में जो है, जो चुनाव 5 राज्यों में हो रहा है वहां लोकप्रियता में भयानक गिरावट, इसके दौर में ये ला ला करके कहीं न कहीं महिलाओं को पुलवामा के समकक्ष खड़ा करके उनके नाम पर वोट लेने की जो है ये कोशिश हो रही है। सफल हो पाएगी कि नहीं, ये तो मतदाता इसका जवाब मई में देंगे जब बक्सा खुलेगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। थैंक यू सर।